Okay, students, welcome back. Now we are going to talk about more points of this chapter. अभी लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो वाइट इम्पीरियलिज़म की थी, जिसमें हमने एंड अपनी गुफ्तगू को इस पर किया था कि वाइट इम्पीरियलिज़म शुड बी स्वैप्ड अवे, कि वाइट इम्पीरियलिज़म को ख़त्म हो जाना चाहिए। और फिर उसने एग्ज़ाम्पल्स ये दी कि ब्रिटिश ने मलाया पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो सूडान, इजिप्ट और वेस्टर्न एशिया के लिए भी ख़तरा बना हुआ है कि जितनी दौलत वो यहाँ से और जितने रिसोर्सेज वो यहाँ से लूट सकता है वो लूट ले। फ्रेंच की एग्ज़ाम्पल दी थी कि वो मलाया से चिमटा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं रशिया के हवाले से कि वो एशिया के लिए डेंजर बना हुआ है। अब अगर हम बात करें, ये पेज नंबर 20 पर ही बात चल रही है अभी हमारी, और इसमें वो ये कहता है कि देयर इज़ ओनली वन इम्पीरियलिज्म विच नाउ ऑफर्स एंड मेनास टू एशिया। एक ही इम्पीरियलिज्म ऐसा है, मतलब एक ही ये कह लें कि ख़तरा है एशिया के लिए कि वो इसके इलाकों पर कब्ज़ा कर सकता है और यहाँ के ज़राए को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इट इज़ दैट ऑफ रशा। वो क्या है? वो रशा है। रशा जिसको हम रशिया कर रहे होते हैं वो असल में रशा इसको पढ़ा है, और उर्दू में उसे हम रूस कहते हैं। वो कहता है कि द ट्रेडिशंस ऑफ सिविलाइजेशन इन एशिया आर एंशियंट एंड ग्लोरियस। अब एशिया की सिविलाइजेशन, एशिया के कल्चर और एशिया की ट्रेडिशंस के हवाले से वो बात कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर जितनी तहज़ीबें हैं वो तमाम की तमाम बहुत ही ज़्यादा एंशियंट भी, कदीम भी हैं, कोई आज की नहीं है, पहले से चली आ रही हैं, और ग्लोरियस भी हैं। वो कहता है कि आई डू नॉट विश, ये बर्ट्रैंड रसल के अल्फाज हैं, वो अपने बारे में कहता है कि आई डू नॉट विश टू सी दैम वाइप्ड अवे। मैं इन्हें ख़त्म होता हुआ देखना ही नहीं चाहता कि यहाँ की रिवायात, यहाँ की तहज़ीब ख़त्म हो जाएँ। एज़ आई फियर, जैसा कि मुझे खौफ है, एंड इज़ हैपनिंग इन चाइना, जैसा कि चाइना में हो भी रहा है। और ये कैसे हो रहा है? वहाँ की सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म हो रही है, जो उनका अपना कल्चर है। वो कहता है कि बाय अ डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ वेस्टर्न कल्चर, कि वेस्टर्न कल्चर की बिगड़ी हुई शक्ल के ज़रिए खुद चाइना की सिविलाइजेशन तबाह हो रही है। किसी कौम की सिविलाइजेशन अगर ख़त्म हो जाती है और कल्चर ख़त्म हो जाता है तो इट मीन्स दैट उनकी असल ख़त्म हो गई। तो वो यही कहना चाहते हैं, एशिया को इनडायरेक्टली वो नसीहत कर रहा है कि आप अपने कल्चर, सिविलाइजेशन की हिफाजत करें। और आगे इसी चैप्टर में वो ये भी कहता है कि अगर एशिया की सिविलाइजेशन की हम बात करें और यहाँ के कल्चर की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि एशिया में सिर्फ एक ही तहज़ीब पाई जाती हो। एशिया में 3 ऐसी तहज़ीबें हैं जो बहुत ही ज़्यादा नुमायाँ हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ये तीनों तहज़ीब ऐसी हैं एशिया में जो कदीम ज़माने से चली आ रही हैं और अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा, ये कह लें आप, एक ऐसा रंग रखती हैं जो दूसरी तहज़ीबों में नज़र नहीं आता है। और इस्लामिक तहज़ीब उन सब में सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। आगे वो अपनी बात को कनेक्ट करता है कम्युनिज़म से। अब रशिया किस तरह एशिया के लिए डेंजरस है, उसको इम्पीरियलिज़म से उसने कनेक्ट किया कि ये इम्पीरियलिज़म बनकर यहाँ पर वो पॉलिसी लेकर यहाँ आ सकता है और इनके रिसोर्सेज को, इनकी टेरिटरी को, इलाकों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हमारे साथ पहले होता रहा। अगर हम बात करें ओल्ड हिस्ट्री की तो पहले ऐसे ही होता रहा है कि वो ममालिक जो ताकतवर हैं उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के बाद, अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को बढ़ाने के बाद उन इलाकों का रुख किया जहाँ पर ज़राए तो बहुत थे, रिसोर्सेज तो बहुत थे, लेकिन वसाइल तो बहुत थे, लेकिन वहाँ पर लोग उनको हासिल करना नहीं जानते थे या उनसे फ़ायदा उठाना नहीं जानते थे, यूटिलाइज़ नहीं कर सकते थे। ऐसे आप अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में भी ऐसा हुआ, वहाँ पर भी ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया था और भी बहुत सारी कौमें थीं। इसी तरह इंडिया का जब वो यूनाइटेड था, पाकिस्तान इंडिया जब नहीं बना था, तो यहाँ आने का मकसद क्या था? यहाँ के वसाइल को, रिसोर्सेज को यूज़ करना, जो ख़जाने कुदरत ने, अल्लाह ताला ने इसकी ज़मीन में रखे हैं, उससे फ़ायदा उठाना और यहाँ के लोगों को उसके लिए इस्तेमाल करना और अपनी हुकूमतें कायम करके ख़ुद अपने ममालिक को फ़ायदा पहुँचाना। तो इम्पीरियलिज़म का मतलब ये है
अब वो आगे कम्युनिज़म की बात करता है। वो कहता है कि कम्युनिज़म दो दिस इज़ नॉट वाइडली रिकग्नाइज इधर इन द ईस्ट और इन द वेस्ट, कम्युनिज़म जो कि ज़्यादा ना ईस्ट में रिकग्नाइज हो सका ना वेस्ट में पहचाना जा सका, इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड विरुलेंट फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। वो कहता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा जहरीली शक्ल है वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म की, कि ये वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म का मैं मतलब बता चुका हूँ कि वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म इस तरह अपने पंजे गाड़ सकता है, और ये एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है कम्युनिज़म जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसी के बारे में उसने इसी पैराग्राफ में आगे बताया है कि अगर ये एशिया में आता है तो वो लोग जो कि फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन है, जो जिनको तहजीब से ज़रा भी मोहब्बत और ये कह लें कि ज़रा भी लगाव है और इंसानियत को अहमियत देते हैं, वो कहते हैं कि इसको तो वो वेलकम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कम्युनिज़म एक जहरीली फॉर्म है, मोस्ट विरुलेंट फॉर्म है वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म की, एज वेल एज ये अगेंस्ट है ह्यूमैनिटी के और सिविलाइजेशन के। अब वो आगे क्या कहता है सुनिए, कहता है कि इसकी अगर हम फ़िलासफ़ी की बात करें तो इसकी फ़िलासफ़ी जर्मन है, जर्मन फ़िलासफ़ी है, और इसको इम्पोज कैसे किया जाता है, बाय मिलिट्री पावर, मिलिट्री के ज़रिए इम्पोज किया जाता है, फ़ौजी ताकतों के ज़रिए। तो इसके अंदर इंसानियत के लिए कोई भलाई नहीं है, कोई खैर नहीं है। अब आगे वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बात करता है फिर एशिया के हवाले से, कि अगर हम बात करें एशिया की कि इस नई डेवलपमेंट के अंदर एशिया का क्या किरदार होगा और क्या वो फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, आया कि एशिया एज अ पीस मेकर काम करेगा या एक ऐसी सूरत इख्तियार कर लेगा जो दुनिया में तबाही लेकर आती है। तो इसके बारे में वो कहता है कि पहले से कोई ओपिनियन राय कायम कर लेना ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी हम उसके हवाले से बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी मैं साथ साथ डिस्कस करता चलूँ जो कि इसी से कनेक्टेड है। वो कहता है कि एशियन सिविलाइजेशन जो है इसी वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म के ज़रिए और कम्युनिज़म के ज़रिए थ्रेटन ख़तरे में, वो उसको बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का सामना है और ये ख़त्म हो सकती है, और इस पॉइंट को हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब इंडस्ट्रियलिज्म के हवाले से वो बात करना चाहता है और वो अबाउट दी रोल ऑफ एशिया के मॉडर्न वर्ल्ड में और इन द डेवलपमेंट एरा, इस डेवलपमेंट के एरा में एशिया क्या किरदार अदा कर सकता है। वो अपनी बात को यहाँ ले जाता है, कहता है कि इट इज़ नेसेसरी टू एक्सेप्ट, इंडस्ट्रियलिज्म से बात को कनेक्ट करता है और कहता है कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलिज्म की, कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हमें फॉर द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो कहता है कि अगर हम इंडस्ट्रियलिज्म की बात करें तो इंडस्ट्रियलिज्म भी उन्हीं में से एक है। अब इंडस्ट्रियलिज्म क्या है? इंडस्ट्रियलिज्म का मतलब होता है कि इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का मतलब ये है कि मशीन मैकेनाइज हो जाना, मैकेनाइजेशन की तरफ चले आना, मशीन के दौर की तरफ जाना। एक दौर था कि जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियलिज्म आया था, मतलब इंडस्ट्रीज़ लगने शुरू हो गई थी। पहले वो काम जो कि 10 अफराद मिलकर किया करते थे, जब इंडस्ट्रियलिज्म आ गया तो वो 10 अफराद का काम एक अकेली मशीन ही कर लिया करती थी। तो उससे फिर नतीजा ये हुआ कि चूँकि मशीन का दौर आ गया और इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट का दौर आ गया, उससे फिर फ़ायदा तो ये हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ गई, लेकिन नुकसान ये हुआ कि बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए। वो लोग जो कि अमीर थे वो अमीर से अमीरतर हो गए, और जो गरीब थे वो गरीब से गरीबतर हो गए। और इस मामले ने जो सोशल क्लासेस थी वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया अमीर और गरीब के दरमियान, एक बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा स्पेस आ गया। और वो स्पेस ये आ गया कि अमीर को ये तक नहीं पता था कि गरीब के आखिर मसाइल क्या हैं।
तो चूँकि इंडस्ट्रियलिज़म के ज़रिए एक गैप आ जाता है, और जब पैसा इंसान के पास ज़्यादा आ जाता है, दौलत ज़्यादा आ जाती है, तो फिर उसका ऑटोमेटिकली जो आउटकम हमारे सामने आता है वो ये आता है कि वो खुदगर्ज़ हो जाता है, और फिर उसके सामने मोहब्बत की, उसके सामने दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं रहती, नेचर की कोई वैल्यू नहीं रहती। यहाँ तक कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी में मटेरियलिस्टिक अप्रोच रह जाती है कि सिर्फ वो पैसे के गर्दान करता है कि सिर्फ पैसा पैसा। अब इसी पॉइंट को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं इसी हवाले से कि इंडस्ट्रियलिज़म पर अब बर्ट्रैंड रसल क्या बात करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच।